चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित का जो है जो कि डॉक्टर मनोहर रे एनसीईआरटी बुक से लिया गया। और आपको हम बता दें ये नई वाली बुक लिए हुए हैं। और आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 4A जो कि द्विघात समीकरण से लिया गया है। आपको यहाँ पर दिखा दे जो है नई वाली बुक है एनसीईआरटी की है, डॉक्टर मनोहर रे बुक है जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। और नई वाली बुक में ही ये कलर दिया है, यानी कि ये देखिए ना कलर टाइप का है, नीला है फिर काला है, तो ये कलर जो है नई वाली बुक में ही दिया है। अगर आपके पास पुरानी बुक हो, देखिए बहुत सारे बच्चों के पास जो है नई बुक रहती है, बहुत सारे बच्चे पुरानी बुक का ही यूज करते हैं। तो आप अपने बुक में मिलाएंगे तो सारी सवालें मैच करेंगी। जैसे 4.1 की तो सारी सवाल मैच करेगी, 4B में जाएंगे तो सारी सवालें मैच करेंगी, बस लास्ट में या शुरुआत में एक दो सवालों का अंतर रहता है। बाकी अगर आपके पास नई बुक है तो सारी सवालें मिलेंगी। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो हो सकता है कुछ सवालें न मिले। बाकी ध्यान दीजिएगा, हम आपको सारी सवाल आपके सामने लिख कर समझाएंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। आपके पास कोई भी बुक हो डॉक्टर मनोहर की, नई हो या पुरानी हो, सवालें सब मिलेंगी, बस अंतर थोड़ा सा एक दो सवाल का रहेगा। बाकी नई बुक से ही हम बता रहे हैं, अगर आपके पास बुक है तो आपको सारी सवालें मिल रही होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। और बाकी डॉक्टर मनोहर या फिर एनसीईआरटी के कंप्लीट सोल्यूशन का भी प्लेलिस्ट बनाकर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए ये बोला है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, मतलब इसमें जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो जांच कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये x+1 का होल स्क्वायर है, तो ये यानी कि a+b का होल स्क्वायर बनेगा। फार्मूला होता है पहली का वर्ग, यानी कि a² होता है, यानी कि पहला है तो पहले का वर्ग, धन में दूसरे 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे, धन में 2 गुणे पहली दूसरी का गुणा कराएंगे, यानी कि x गुणे 1 होगा। 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो 2x हो जाएगा, फिर बीच में क्या है प्लस है, 2 का 6 हो जाएगा। इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो x² होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस में 2x हो जाएगा गुणा करने पर, इक्वल में 2x प्लस का 6। अब क्या करना है, x² प्लस 1 प्लस में 2x को नोट करेंगे, इसे उठाकर इधर करेंगे तो ये माइनस में 2x होगा, प्लस 6 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में 6 हो जाएगा। इक्वल का क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 0 बचेगा। आगे देखिए 2x से 2x कटेगा क्योंकि प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो ये हो जाएगा x²। ये देखिए +1 है, कितना है ये प्लस का 1 है, और ये क्या है माइनस का 6 है। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा, इक्वल में 0 आएगा। लेकिन थोड़ा सा बुक में देख लेते हैं, सवाल थोड़ा डिफरेंट हो गई है क्या। तो यहाँ देखिए ये -3 था, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, प्लस का 3 लिखे हैं। चलिए अच्छा मान लीजिए माइनस रहेगा तो 2 3 6 माइनस का 6 करेंगे तो यहाँ माइनस रहेगा, उधर जाएगा प्लस में होगा तो ये 7 हो जाएगा। बाकी आपका वही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब हम प्लस कर दिए तो प्लस पे ही रहने देंगे क्योंकि आपको समझना है, रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला है, क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण के लिए जो है इसमें जो है सबसे अधिकतम यानी कि ज़्यादा पावर जो है 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब सबसे अधिक पावर कितना है, 2 है, इसका मतलब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। कैसे पता चला, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर दूसरी सवाल है, तो x² माइनस में 2x इक्वल का माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस में, x² माइनस 2x नोट करेंगे, ये माइनस का 6 इधर आएगा, इक्वल के इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो प्लस में होगा, ये प्लस 2x है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 2x होगा, इक्वल दोनों को पक्षांतर कर लिए तो इक्वल के बाद कुछ नहीं बचेगा तो हम यहाँ पर 0 कर देंगे। अब उसके बाद x² माइनस 2x है, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस जुड़कर माइनस का 4x हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 6 करेंगे, इक्वल का 0। यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो x की पावर 2 है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण होगा, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर सवाल भी आपके स्क्रीन के सामने है। तो पहले हम इसका गुणा कराएंगे, तो x का गुणा पहले हम x+1 में करेंगे, फिर -2 का गुणा हम x+1 में करेंगे, इक्वल यहाँ से भी x का गुणा करेंगे, x+3 होगा, -1 का गुणा करेंगे तो x+3 हो जाएगा, x का x में गुणा कराएंगे x² प्लस x का नाम x होगा, -2x होगा, माइनस प्लस माइनस 2 का नाम 2 होगा, इक्वल x का x में करेंगे x²
प्लस यक्स का 3 में करेंगे 3x होगा, माइनस 1 का यक्स में करेंगे तो यक्स इकन्ना में यक्स कर दो, माइनस प्लस माइनस होगा, एक तिक्के 3 हो जाएगा, एक तिक्के 3 होगा। आइए सॉल्व करते हैं। यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस यक्स माइनस 2 इक्वल में यक्स स्क्वायर प्लस 3x में यक्स को घटाएंगे तो ये 2x आएगा, माइनस का 3, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2, ये इक्वल के पहले वाला नोट किए। यक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 2x है, इक्वल के पहले लाएंगे तो वो प्लस में है, इक्वल के पहले लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस 3 है, इक्वल के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 होगा। सब का सब पारी पारी उधर ही चला गया तो इक्वल के बाद क्या बचेगा, शून्य यानी कि 0 बचेगा। यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर को काटिए, ये माइनस 2x है, ये माइनस यक्स है तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये माइनस 2 है, ये प्लस 3 है, 3 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, इक्वल का 0। यहाँ पर जो है अधिकतम घात अगर देखें तो 2 नहीं है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। और यही जो है इसका आंसर होगा। ये पूछा था कि हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें भी हमें पहले गुणा कराना होगा, तो यक्स का गुणा हम कराएंगे 2x प्लस का 1 में, फिर माइनस 3 का गुणा कराएंगे 2x प्लस का 1 में, इक्वल यक्स का गुणा करा दो तो यक्स स्क्वायर होगा, प्लस का यक्स का 5 में कराएंगे तो 5x होगा, यक्स का 2x में कराएंगे तो 2x स्क्वायर होगा, प्लस में यक्स इकन्नम यक्स, माइनस का 3 दूनी का 6x होगा, माइनस प्लस माइनस 3 इकन्नम 3, इक्वल का यक्स स्क्वायर प्लस में 5x। इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो यक्स में 6 घटेगा नहीं, 6x में से यक्स को घटाएंगे तो माइनस का 5x आएगा, माइनस 3 इक्वल का यक्स स्क्वायर प्लस में 5x। 2x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 5x लिखेंगे, माइनस 3, तो यक्स स्क्वायर का पक्षांतर करके आगे लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है इसको भी आगे लाएंगे तो माइनस 5x होगा, इक्वल के बाद कुछ नहीं बचा क्योंकि सब का सब उठा के उधर कर लिए, तो इक्वल के बाद क्या बचा, 0 बचेगा। फिर ये 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़कर माइनस का 10x हो जाएगा, ये माइनस का 3 अकेले बचेगा, इक्वल में 0। तो यहाँ पर भी देखिए यक्स की पावर 2 है तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो है 5वीं आपके स्क्रीन के सामने है, ये है यक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस का 1। यहाँ पर देखिए ये जो फार्मूला बनेगा अगर देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, तो इसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, माइनस में 2 गुणे पहली दूसरी होता है तो 2 दूनी 4x कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अगर यक्स स्क्वायर को यक्स स्क्वायर से काटना चाहो काट सकते हो क्योंकि पक्षांतर करने के बाद वैसे भी कट जाएगा, तो 5x प्लस 1 इक्वल में 4 माइनस का 4x होगा, 5x प्लस 1, ये 4 इधर आएगा तो माइनस 4 होगा, ये माइनस 4x को इधर लाएंगे तो प्लस का 4x होगा, इक्वल 0, क्योंकि पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाता है। 5x में 4x को जोड़ेंगे 5 4 9x होगा, ये घटाएंगे तो माइनस 3 इक्वल का 0। लास्ट में हम लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्या लिखेंगे, नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम सवाल नंबर 6वीं की बात करें तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो a प्लस बी का होल क्यूब यूज होगा। फार्मूला होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में होता है a माइनस का b, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या बनेगा, पहली का घन बनेगा, धन में यहाँ b था तो b किए थे, 2 है तो 2 का घन करेंगे, धन में 3 गुणे ab का मतलब इन दोनों का गुणा, तो वैसे यक्स और 2 का गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट में फिर से वही लिखेंगे, प्लस में फिर से वही लिखेंगे, यक्स प्लस का 2 रहेगा, इक्वल अंदर गुणा कराएंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x इकन्नम माइनस लगा के 2x इकन्नम 2x हो जाएगा, ये होगा यक्स क्यूब, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, ब्रैकेट में यक्स प्लस 2 है, इक्वल कितना है, इक्वल में 2x क्यूब माइनस का 2x होगा। अब इतना कहने के बाद आगे बढ़ेंगे, यक्स क्यूब प्लस में 8 होगा, प्लस 6x का हम यक्स में कराएंगे 6x स्क्वायर होगा, 6x दूनी 12x हो जाएगा, बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x करेंगे, ये होगा यक्स क्यूब प्लस का 8
प्लस में 6x², प्लस में 12x, ये इधर से इधर लाएंगे तो -2x³, इधर से इधर लाएंगे तो प्लस में 2x इक्वल में 0 हो जाएगा। x³ लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए x³ दोनों में है क्या, तो x में से 2 घटेगा नहीं, 2 में से यहाँ 1 मान के घटाएंगे, 2 में से 1 गए, माइनस का 1 बचेगा, माइनस तो लगा दिए, 1 लिखा नहीं जाता है। अब x² वाला लिखेंगे, प्लस में x² अकेले है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14x होगा, और प्लस का 8 लिखेंगे इक्वल का 0, यानी कि लास्ट में लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः यह बहुपद नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। और ये जो है इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए ये रही कौन सी, सवाल नंबर 6वां। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने सवाल नंबर 7वीं है। 7वीं में भी यहाँ पर देखिए क्यूब लगा हुआ है, तो ये x³ लिखेंगे, माइनस में 4x² रहेगा, और माइनस का कितना 4x², माइनस x प्लस का 1 करेंगे इक्वल में, ये भी आपका जो है सेम वही फार्मूला यूज होगा, क्या होगा, पहली का घन माइनस में दूसरी का घन माइनस में 3 गुणे पहली दूसरी, ब्रैकेट में पहली माइनस का दूसरी कर देंगे, तो ये होगा x³ माइनस में 4x² माइनस x प्लस का 1 इक्वल x³ रहेगा, माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, माइनस 3 दूनी का 6x होगा, ब्रैकेट में x माइनस 2 करेंगे, तो ये x³ माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1 करेंगे, ये x³ होगा माइनस 8 माइनस इसका गुणा कराएंगे तो 6x² होगा, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी का 12x हो जाएगा। अब जो है देखिए x³ को काटना चाहो काट दो, बाकी कुछ मत काटिए, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल के इधर लाएंगे माइनस x³, ये भी इधर आएगा प्लस में 8 होगा, इधर आएगा प्लस में 6x², इधर आएगा माइनस में 12x इक्वल का 0 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है x³ को x³ से काटिए, ये भी x² है, यहाँ पर भी x² है, तो ये ज़्यादा है तो 6x² में 4x² घटाएंगे तो 2x² बचेगा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों x मैच कर रहा है, तो 12 ये कितना हो जाएगा, माइनस में 13 होगा, 8 ये कितना हो जाएगा, प्लस का 9 होगा इक्वल का 0। तो अगर आप देखें तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है, तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, जिसकी भी पावर 2 दिखाई देगी वो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए 8वें नंबर सवाल जो है, 8वीं में भी आपको गुणा ही कराना है, तो 2x का पहले हम गुणा कराएंगे x माइनस 3 में, फिर -1 का गुणा कराएंगे x माइनस का 3 में, इधर भी गुणा कराएंगे तो इस x का गुणा इस पूरे में कराएंगे, फिर यहाँ +5 है, इस +5 का गुणा हम x माइनस 1 में कराएंगे, 2x का x में गुणा कराएंगे 2x² होगा, 2×3 का 6x होगा, माइनस में x इकन्नम x होगा, माइनस माइनस प्लस 1 तिक्के 3, x का x में कराएंगे x², x का 1 में कराएंगे x इकन्नम x होगा, 5 का कराएंगे तो 5x होगा, प्लस माइनस माइनस 5 इकन्नम 5 हो जाएगा, तो 2x² माइनस 6 में 1 जुड़ेगा, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का ही लगेगा, 6 7x हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल का x² माइनस x में प्लस 5x नहीं जुड़ेगा, बल्कि 5x में x को घटाएंगे तो ये माइनस प्लस का 4x होगा, -5 2x² माइनस 7x प्लस का 3 इक्वल के इधर ले आएंगे -x², इधर आएगा माइनस में 4x, ये भी इधर आएगा तो प्लस का 5 होगा इक्वल का 0 कर देंगे। अब यहाँ पर 2x² है, ये 1x² है, तो 2x² में हम 1x² को घटाएंगे तो ये हमारा केवल x² ही बचेगा, ये -7 है, ये -4 है, तो ये माइनस में 11x हो जाएगा, 3 में 5 को जोड़ेंगे तो 3 5 8 होगा इक्वल का 0 हो जाएगा, और यही हमारा द्विघात समीकरण बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ी पावर अगर देखें तो इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 2 है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 9 की, तो यहाँ पर x² प्लस में 3x प्लस का 1 है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये होगा पहली का वर्ग, फिर उसके बाद धन में दूसरी यानी कि 2 का वर्ग, ऋण में 2 गुणे पहला है x दूसरा है 2, तो ये होगा x² प्लस 3x प्लस 1 x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 दूनी का 4x होगा, तो x² को ऐसे ही काट दो,
3x+1 इक्वल में 4 माइनस का 4x होगा। 3x+1 इधर आएगा -4, ये इधर आएगा तो प्लस का 4x होगा इक्वल का 0। 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 7x होगा, ये घटाएंगे -3 इक्वल 0। लास्ट में लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं। चलिए अब आप देखते हैं सवाल नंबर 10वीं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। 10वीं नंबर सवाल में क्या बोला है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, जो कि एनसीईआरटी है और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। यहाँ पर केवल हमें समीकरण के रूप में लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, तो यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ केवल आपको समीकरण ही बनाएंगे। बाकी जो है समीकरण आप इसके बाद आपको समीकरण सॉल्व करना बता देंगे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बाकी आपने चैप्टर 3 में जो है समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं आपने पढ़ा होगा। यही जो है 4A में यहाँ पर अभी दिया है, यहाँ 4A में दिया है। बाकी जब ये 4DE के में पहुँचेंगे, 4E में सेम ऐसे ही सवाल देकर हमें सॉल्व करने को बोला होगा। तो चलिए पहले हम समीकरण को बनाना इस वीडियो में सीख लेते हैं, आखिर समीकरण को कैसे बनाया जाता है किसी भी दर्शाने वाली सवाल से। अब यहाँ पर देखिए जो है आपके सामने सवाल दिया गया है, ये बोला क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में ही बनाना है। और पहली सवाल क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला पूर्णांक हम क्या मान लेते हैं, यक्स, और इसी के जस्ट आगे क्या आएगा, यक्स में 1 जोड़ेंगे तो x+1 हो। तब जो है क्या बोला है, इनका गुणनफल, तब प्रश्नानुसार हम डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, इनका गुणनफल मतलब यक्स और x+1 इन दोनों का गुणा करें तो बीच में वैसे भी गुणा ही माना जाएगा। इनका गुणनफल 306 हो जाता है। यक्स का गुणा करेंगे x², यक्स का नाम यक्स होगा इक्वल में 306 हो जाएगा। तो ये होगा x² प्लस यक्स, इधर लाएंगे तो 306 माइनस में होगा इक्वल का 0। ये बोला था केवल समीकरण बनाइए, तो यही हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया। इसे सॉल्व भी करेंगे तो आदि अंत का गुणा करके करेंगे, बाकी यहाँ पर नहीं, नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि जब आपको 4E में आएगा तो वहाँ पर आपको फाइनली सॉल्व करके दिखाया जाएगा। अभी हम उतना ही करते हैं जितना हमको बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बोला है, रेलगाड़ी से संबंधित है, और रेलगाड़ी से संबंधित जो है एग्जाम में पूछता भी है। सबसे पहले हम इस सवाल को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या बोला है। तो बोला है वह रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब रेलगाड़ी है जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान उधर से तय कर रही है, यानी कि इसका मतलब दूरी फिक्स हो गया भैया 480 किलोमीटर की है दूरी टोटल। फिर क्या बोला, यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। अगर ये कम करने को बोला है, इसका मतलब कि इसकी चाल हमको रियल में पता नहीं है। और लास्ट में क्या बोला है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सॉल्व डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल यक्स किलोमीटर प्रति हावर यानी कि प्रति घंटा है। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो यहाँ पर चूकी लगा के लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अच्छा, समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 480 और चाल कितना है यक्स है, तो ये समय किस में आएगा, घंटे में आएगा। अब ये प्रश्नानुसार क्या बोला है, आप इस बात को समझने की कोशिश करना। बोला है देखिए समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। तो देखिए रेलगाड़ी जो समय ले रही है वो 480 बटे यक्स, यहाँ पर भी देख लो 480 बटे यक्स को 2 बार लिख लेते हैं। ये क्या बोला है, अब यहाँ पर आप समझिए, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, देखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम ये क्या किए, कम कर दिए। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम करते हैं तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक ले रही है। मतलब जो दूरी थी उसी दूरी में 3 घंटे का समय क्या ले रहा है, अधिक लेने लगा।
समझिएगा, 480 को लिखे दोनों में। बोला है कि 8 किलोमीटर घंटा कम करें, तो इसमें कम किए, तो कम करने पर उसी समय का जो अभी तक तो दोनों बराबर था, मतलब ये दोनों बराबर ही है, तो यहाँ पर जैसे ही 8 कम किए तो ये आपका मान लीजिए चेंज हुआ, लेकिन ये तो वही है, बोला है उसी समय का, मतलब इसी का 3 घंटे अधिक लगते हैं। अब जो है ये होगा 480 बटे में यक्स माइनस 8 इक्वल का 480 बटे यक्स, ये देखो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल में कितना करेंगे, इक्वल में 3 हो जाएगा। अब इसको आइए थोड़ा हम आगे सॉल्व करते हैं और इसका एक समीकरण हम तैयार करते हैं। क्या करेंगे, इसका हम एक समीकरण तैयार करेंगे। तो नीचे लघुत्तम लेंगे यक्स माइनस 8 और यक्स का, तो ये होगा यक्स माइनस 8, ये इससे कट जाएगा तो 480 यक्स होगा, और ये होगा 480 यक्स माइनस का 8, यक्स कटेगा पूरा बचेगा, गुणा कराना पड़ेगा ही, इक्वल में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इक्वल में कितना होगा, 3 होगा। बाकी दोनों में 480 को कॉमन ले सकते हो, 480 को हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन बाद में लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 480 यक्स माइनस में थोड़ा देखिएगा, 480 का नाम क्या होगा, 480 यक्स माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब 480 का 8 में गुणा कराएंगे तो ये 3840 आएगा, और पूरे के बटे में ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस का 8 यक्स इक्वल का 3। तो 480 से 480 कटेगा, क्योंकि एक प्लस में है अगला माइनस में है, तो यहाँ पर टोटल जो बचेगा 3840 बटे में यक्स स्क्वायर माइनस का 8 यक्स इक्वल में कितना, 3 बचेगा। अच्छा, अगर ये कटता हो तो सामने सामने काट भी सकते हैं, तो 3 से कटेगा क्या, 3 का नाम 3 हो जाएगा, 3 का नाम 3 होगा, 3 दूनी का 6, 3 और 24 जीरो सही है। तो यक्स स्क्वायर का तिरिया गुणा करो तो यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स इक्वल में ये आएगा भैया 1280 आएगा, कितना आएगा, 1280 आएगा। यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स, इसको इधर से इधर लाएंगे तो ये 1280 होगा, इक्वल का 0। हमसे ये बोला है समीकरण बनाइए, ये हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया, और यही जो है इसका उत्तर होगा, जो कि काफ़ी आसान है, आपके समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व कैसे करना आपको बोले ना, ये आपको 4E में ही बताएंगे, बाकी अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर 40 और 13 आएगा, यानी कि 40 आएगा। तो चलिए ये रही सवाल नंबर हमारी कौन सी, 11वीं थी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सवाल नंबर 12वें की बात करें तो वो हमारे स्क्रीन के सामने है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। मतलब कोई आयताकार भूखंड मतलब जमीन का टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो है वो 528 है। यहाँ पर देखिए बोला है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। देखिए हमको लंबाई मालूम है, अगर हम देखें भूखंड की लंबाई, थोड़ा हम जगह छोड़े हैं, तो भूखंड की लंबाई, अगर हम भूखंड की लंबाई की बात करें तो भूखंड की लंबाई जो है चौड़ाई का दोगुना, तो यहाँ पर चौड़ाई का दोगुना से एक अधिक है, दोगुने से एक अधिक है, लेकिन हमको ये चौड़ाई नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई यक्स मीटर है। जब ये यक्स मीटर होगा तब भूखंड की लंबाई चौड़ाई का दुगुना +1 होगा, यानी कि यक्स गुणे 2 + 1, अगर बात करें तो 2x + का 1 हम कह सकते हैं, इतना है। अब उसके बाद क्या बोला है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसके लिए जो है एक समीकरण तैयार करना है, ये पहले ही बोला है। जितनी सवाल दिया है इसमें 4 सवाल है, चारों में जो है आपको समीकरण ही रेडी करना है, और हमारी आपकी जो प्रॉब्लम है वो समीकरण की रहती है, जो कि आज की इस वीडियो में समाप्त हो जाएगी। अब उसके बाद क्या दिया है, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है 528 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 528 है, या यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग मीटर, एक बार लिखेंगे वर्ग मीटर, इसके बाद अब वर्ग मीटर को नहीं लिखेंगे। तो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है, ये अगर बात करें तो ये लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे का चौड़ाई इक्वल में 528। अब बात आती है लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितना है, लंबाई है 2x + का 1 है, इंटू चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई हमारा यक्स है, बराबर में 528 हो जाएगा। यक्स का गुणा अंदर करेंगे तो 2x² होगा, यक्स का नाम यक्स हो जाएगा, बराबर का 528। तो ये 2x² + यक्स इधर से इधर लाएंगे तो माइनस का 228 होगा, इक्वल में क्या बचेगा, 0, और यही हमारा द्विघात समीकरण है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः यही अभीष्ट
ध्यान देना, एग्जाम में भी कभी कभी आपको केवल समीकरण तक ही देता है। अभीष्ट द्विघात समीकरण है, अभीष्ट द्विघात समीकरण है, और यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो कि सवाल नंबर 12वीं की बात करें तो ये काफ़ी आसान थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल नंबर 13वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस इसको देखने में थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा बड़ी है। बाकी यहाँ पर देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मतलब रोहन है, रोहन की माँ है, तो रोहन जो है, देखिए रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। हम एक काम करते हैं, अगर रोहन को यक्स मानते हैं तो रोहन की माँ जो है यक्स से 26 साल बड़ी होगी, यानी कि रोहन यक्स मानेंगे तो इसकी माँ जो है यक्स प्लस 26 वर्ष की होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। अगर ये यक्स वर्ष है तब माँ की आयु, या फिर उसकी माँ की आयु, तब माँ की वर्तमान आयु यक्स प्लस 26 वर्ष होगी, 26 वर्ष होगी। अब उसके बाद क्या बोला है, प्रश्नानुसार अगर हम देखें, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। 3 वर्ष पश्चात के लिए जो है 3 साल जुड़ता है। तो रोहन की आयु यक्स था, तो 3 साल पश्चात यक्स प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 3 जुड़ जाएगा। और उसकी माँ की आयु यक्स प्लस 26 था, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 26 3 29 हो जाएगा। और इनका गुणनफल कितना हो रहा है, ये 360 हो रहा है। गुणनफल कितना हो रहा है, 360 हो रहा है। अब इसी को सॉल्व करके हम एक समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो यक्स का गुणा कराएंगे यक्स प्लस 29 में, 3 का गुणा कराएंगे यक्स प्लस 29 में, इक्वल का 360 हो जाएगा। यक्स का यक्स में यक्स स्क्वायर हो जाएगा। यक्स का 29 में करेंगे तो ये हमारा 29 यक्स होगा। 3 का यक्स में करेंगे 3 यक्स होगा। 3 का 29 में करेंगे 29 त्रिक 87 होगा, इक्वल में 360 होगा। यक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 को जोड़ेंगे तो 29 3 32 हो जाएगा, प्लस में 87 इक्वल में 360 आएगा। यक्स स्क्वायर प्लस में 32 यक्स प्लस का 87 इधर लाएंगे तो माइनस का 360 इक्वल 0। ये होगा यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स, इसको घटाने पर आएगा माइनस का 273 इक्वल 0। अगर गुणनखंड आता है तो आप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी 4C में गुणनखंड बताएंगे, उसके बाद 4E में आपको दर्शाने वाली सवाल को फाइनली करेंगे। इसमें हमसे केवल समीकरण पूछा तो हम समीकरण ही बनाकर छोड़ देंगे, और यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया आखिर 4A की जितनी भी सवालें थी हमने सारी सवालें कराई, एक भी सवाल को नहीं छोड़े हैं। और एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको ये सारी सवालें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी सवाल में डाउट हो तो आप उसका नंबर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और ऐसे ही सारे पार्ट को देखने के लिए आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक दिए हैं जहाँ पर जाकर आप सभी जो है देख सकते हैं लाइन बाय लाइन। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।